होने वाली दुल्हन की जगह रेवा के पैरों से घर पर कुमकुम का निशान बैठ जाता है। राज की भाभी नंदिनी इसे देखती है और रेवा को जाहिल और नौकर कहकर अपमानित करती है और उसे फर्श गंदा करने के लिए डांटती है। दादी नंदिनी को शांत करती है और कहती है कि ये पैरों के निशान लक्ष्मी के आने का संकेत है। फिर नंदिनी की ओर से रेवा से माफी मांगती है। वह रेवा को परिवार के सदस्य की तरह मानती है। नंदिनी फर्श को साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन कुमकुम के निशान आसानी से नहीं मिटते, जिससे वह हैरान हो जाती है। श्रुति रेवा को राज का कमरा दिखाने ले जाती है, जहाँ राज की बचपन की फोटो देखकर रेवा को कुछ जाना पहचाना महसूस होता है। जब रेवा राज के कमरे में होती है तो राज चेक साइन करने के लिए घर वापस आता है और फिर जल्दी में निकल जाता है। श्रुति राज से रेवा को मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह चूक जाता है। रेवा को राज की आवाज सुनाई देती है और वह बेचैन हो जाती है। उसे राज के पास जाने की इच्छा महसूस होती है, जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन वह उससे मिल नहीं पाती है। परिवार के लोग भोजन के लिए बैठते हैं और रेवा से आशीर्वाद लेने को कहते हैं। राज के छोटे भाई दीपक, जो काफी समय से बीमार और बेजान थे, उसे जब रेवा छूती है तो एक चमत्कार होता है। दीपक के बेजान हाथ में हरकत आती है और वह प्रतिक्रिया देने लगता है। दादी और पूरा परिवार इस चमत्कार से हैरान हो जाता है। दादी कहती है कि रेवा कोई इंसान नहीं बल्कि देवी है, जो उनके घर में आशीर्वाद बनकर आई है। रेवा के छूने से जब राज के भाई में कुछ हलचल दिखती है तो दादी उसे अपने घर की भाग्य बदलने वाली मान लेती है। इधर श्रुति के पिता मोहन जी राज की दीदी कश्मीरा से मिलकर लौटते हैं और परेशान दिखते हैं। रेवा उन्हें स्पेशल मसाला चाय ऑफर करके आराम करने की सलाह देती है। मोहन परेशान इसलिए है क्योंकि कश्मीरा ने श्रुति की राज से शादी के बदले एक फीवर मांगी है कि उन्हें नवजीवन सोसाइटी हाईवे प्रोजेक्ट का टेंडर किसी भी कीमत पर चाहिए, जो मोहन जी के डिपार्टमेंट के हाथ में है। कश्मीरा ने यह भी कहा है कि उनकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है और यह टेंडर उनकी आखिरी उम्मीद है। मोहन अपनी पत्नी से कहते हैं कि उन्होंने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें समझाती है कि श्रुति की खुशी के लिए उन्हें यह टेंडर देना ही पड़ेगा, क्योंकि राजवीर श्रुति की दुनिया है। श्रुति अपनी शादी के आउटफिट को लेकर घबरा जाती है। रेवा उसे शांत करती है और कहती है कि कपड़े इंसान को नहीं बनाते। बाद में श्रुति की माँ रेवा को शादी के लिए कुछ कपड़े देती है। रेवा हिचकिचाती है क्योंकि उसे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है, लेकिन श्रुति के कहने पर वह एक ड्रेस ट्राई करती है। रेवा अपनी पसंद का ब्लश पिंक कलर पहनती है, जिसे राज की माँ ने उसके लिए पसंद किया था। शादी के दिन इतने करीब आने के बावजूद राज के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं दिखता है, क्योंकि वह अपनी पहली शादी के बारे में सोचकर घबरा जाता है। आज श्रुति की माँ रेवा को अपनी बेटी की तरह मानने लगी है और रेवा भी अपने गुणों से सबका दिल जीत लेती है। सब यही बातें करते हैं कि उसका पति कितना बदनसीब होगा जो उसे छोड़कर चला गया। इन सब बातों के बाद श्रुति और राजवीर की शादी की रस्में शुरू होती हैं, लेकिन उनमें कई अपशगुन होते हैं। शगुन की रस्म के दौरान अचानक तेज हवा चलने लगती है, जो रेवा के आते ही रुक जाती है। इन सब के बीच श्रुति को शगुन का एक कंगन फिट नहीं होता और वह शगुन की थाली गिराने वाली होती है, लेकिन रेवा सही समय पर उसे संभाल लेती है और शगुन को खंडित होने से बचा लेती है। इन घटनाओं से श्रुति परेशान हो जाती है, लेकिन रेवा के हस्तक्षेप से सब ठीक हो जाता है। राजवीर की दादी रेवा से एक अजीब जुड़ाव महसूस करती है और उसके अतीत के बारे में पूछती है। तब पता चलता है कि रेवा का पति उसे छोड़कर चला गया है और इस बारे में बात करने पर वह दुखी हो जाती है। जिस परिवार के साथ वह रह रही है वे चाहते हैं कि रेवा अपनी नई जिंदगी शुरू करे। इधर राज हरदम रेवा के बारे में सोचता रहता है। उसे रेवा का चेहरा बार बार याद आता है और वह समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में जब श्रुति फोन पर राज को रस्मों में हुए अपशगुन के बारे में बताती है तो राज को फोन में रेवा की आवाज सुनाई देती है। उसे वह आवाज बहुत जाना पहचाना सा लगता है। राज अपनी होने वाली शादी और रेवा के प्रति अपने अनजाने खिंचाव के बीच उलझ जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट